जय हिंद फ्रेंड। राजस्थान बोर्ड के सभी विद्यार्थियों को जय हिंद। तो आज हम लोग अपने सामाजिक विज्ञान पर करेंगे पेपर पर डिस्कस। तो आज आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का पेपर है जो कि यहाँ पर काफ़ी लेंथी पेपर आता है। तो आप लोगों को यहाँ पर कम से कम शब्दों में जितने नंबर का पूछा जाए उतने नंबर का ही उत्तर दें। ये नहीं 2 नंबर का क्वेश्चन है और 4 नंबर का लिख रहे हैं तो वरना आपका पेपर छूट सकता है। अगर आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी है तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। अगर आपकी स्पीड मीडियम की है तो आप ऐसा ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पर आपको सामाजिक विज्ञान में लॉन्ग क्वेश्चन में आप भले ही थोड़ा सा अधिक लिख सकते हैं, परंतु शॉर्ट आंसर में आप लोग सटीकता से आंसर ही दें, क्योंकि जो कॉपी चेक कर रहा होता है वो सिर्फ आपका सटीक आंसर ही फाइंड आउट करता है। इसलिए आप लोगों को जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसमें आप लोगों को सटीकता से ही लिखना पड़ेगा, वरना आपका क्वेश्चन पेपर छूट सकता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट बात यह है कि यहाँ पर आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के पेपर में अपने राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है कि आपको अपने यहाँ पर पेपर में क्लास 8 सामाजिक विज्ञान के पेपर में हिंदी और सामाजिक विज्ञान के पेपर में बेसिकली राइटिंग का विशेष योगदान रहता है। आप चाहे किसी भी अपने भैया या बहन से पूछ सकते हैं, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश इन जैसे पेपरों में राइटिंग का विशेष महत्व होता है। तो आप लोग राइटिंग का विशेष ध्यान रखेंगे, आप लोग थोड़ी सी स्पीड बनाकर लिखेंगे ताकि आपकी राइटिंग भी ना बिगड़े और पेपर भी ना छूटे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट बात पर चर्चा करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें अवश्य लिखें। जो आपको उसके बारे में कुछ भी आपको A to Z पता हो, उसके बारे में कुछ भी आप उसके बारे में जानकारी आपको प्राप्त हो या आप दोस्त से थोड़ा बहुत पूछ कर लिख सकते हैं, परंतु उसको आप खाली नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात हमारी MCQ पर आती है। तो यहाँ पर MCQ पर आप लोग बात ध्यान रखेंगे कि आप लोगों को MCQ 100% सही करके आने, 100% सही करके आने हैं, क्योंकि MCQ आपको रिप्रेजेंट करता है टीचर के सामने। जो कॉपी चेक कर रहा होता है, अगर आपके MCQ माना कि सारे सही है, जो कॉपी चेक करता है वो सोचता है कि कॉपी लिखने वाला बच्चा काफ़ी इंटेलिजेंट है, तभी उसके सारे MCQ सही गए हैं। तो इसलिए आप लोगों को MCQ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अभी तक मैंने जितने भी आप लोगों को रियल क्वेश्चन पेपर कराए हैं उनके आप सभी MCQ तैयार कर लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे। इससे पहले मैंने सभी मैप के क्वेश्चन करा रखे हैं, उनको देख लीजिए। और मैंने अब लगभग इससे पहले मैंने 5 रियल क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए, जिनको आप फटाक से जल्द से जल्द 2x की स्पीड में लगाकर देख लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे, ऐसा मैं 100% का दावा करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग MCQ पर विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको MCQ जो दिख रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला MCQ है, इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड का प्रयोग किया है। तो किस रिकॉर्ड का प्रयोग किया था? इतिहास के अध्ययन हेतु। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा वाला, इतिहास के अध्ययन हेतु। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पर हु चेयर्ड हुरडा कॉन्फ्रेंस, तो किसने की थी? ये हमारी की थी महाराणा जगत सिंह द्वितीय। तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़। कितनी थी? 121 करोड़। भारत की जनसंख्या 2011 में 121 करोड़ थी। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है पर्यटन का अर्थ है। तो पर्यटन का अर्थ क्या है? मतलब कि टूरिज्म मीन्स टू ट्रेवल, मतलब टू ट्रेवल इसका राइट आंसर होगा, मतलब कि भ्रमण हेतु जाना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा दा वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है सामाजिक न्याय हेतु आवश्यक है। तो यहाँ पर अगर सामाजिक न्याय हेतु क्या आवश्यक है? कानून बनाना, ये भी सही बात है। कानून लागू करना, ये भी सही बात है। जन चेतना, ये भी सही बात है। यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यहाँ पर कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या था? मतलब कि इस योजना का क्या पर्पस था कि ताकि इस योजना को लागू करना पड़ा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे
पहला ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, ये नहीं है। महिला सशक्तिकरण, तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, महिला सशक्तिकरण। क्या हो जाएगा, महिला सशक्तिकरण। आप इस पर नहीं जाएंगे, बेटी बचाओ पर पढ़ाओ, क्योंकि महिला सशक्तिकरण में शिक्षा, प्रोत्साहन, सारी ये चीजें आ जाती हैं जितनी यहाँ पर चीजें लिखी हैं। इसमें महिलाओं को आंतरिक रूप से मजबूत बनाना। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है खंडवा। तो खंडवा में यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। तो इससे पहले मैंने जितनी भी मैचिंग करा रखी है आप उनको सभी मैचिंग को तैयार कर लीजिए। ये मैचिंग आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगी, क्योंकि ये मैचिंग मैंने जितनी मैचिंग अभी तक मैंने कराई हैं 5 क्वेश्चन पेपर में, वो मैंने आपके प्रीवियस ईयर रख कर के ही बनाई थी। तो आप लोग उनको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगी। तो आप इनको जल्द से जल्द सभी लोग तैयार कर लीजिए, आप लोग इनको पूरा तैयार कर लीजिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे मैचिंग। तो यहाँ पर आप लोगों को मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर पहला कह रहा है भारत स्वतंत्रता, तो क्या होगा हमारा 1947। घुमंतु कृषि, क्या होगा, घुमंतु कृषि का काटो जलाओ, ये मिलेगा आ से। प्राच्यवादी शिक्षा, संस्कृत भाषा, बाल विवाह, कानूनी अपराध, तो ये हमारी इसकी मैचिंग होगी। यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947, झूम कल्टीवेशन, कट एंड बर्न, ओरिएंटल एजुकेशन, संस्कृत लैंग्वेज, चाइल्ड मैरिज लीगल ऑफेंस, तो ये आपकी मैचिंग हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो संविधान के अनुसार सरकार के अंग होते हैं। सरकार कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। तो पहला अंग हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है विधायिका, पहला अंग देखो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है विधायिका। दूसरा अंग हमारा होगा, आप लोग लिख देंगे जहाँ पर खाली स्थान है, लिख देंगे न्यायपालिका। क्या लिख देंगे, न्यायपालिका। और तीसरा आप लोग लिख देंगे यहाँ पर कार्यपालिका। क्या लिख देंगे, कार्यपालिका। आप लोग लिख देंगे कार्यपालिका, लिख देंगे, ठीक है, कार्यपालिका। तो आपका पहले विधायिका लिखा है तो विधायिका लिख देंगे, पहले लिखा है, इसके बाद आप लिख देंगे न्यायपालिका, फिर लिख देंगे कार्यपालिका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ग्राम पंचायत का मुखिया, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है, तुम्हारा कौन होता है, मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल वर्ष कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का हमारा कार्यकाल होता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त होता है प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, प्राकृतिक संसाधन पर्यावरण, क्या लिखेंगे, पर्यावरण से प्राप्त होता है। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि प्राकृतिक संसाधन के आपको एग्जाम्पल कोई एक बता देना। तो आप लोग लिख सकते हैं सौर ऊर्जा, क्या लिख सकते हैं, सौर प्रकाश या सौर ऊर्जा, जल लिख सकते हैं, वायुमंडल लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं, आप कोई भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है आदिवासी शब्द का अर्थ क्या होता है, मूल निवासी। क्या होता है, मूल निवासी। आदिवासी शब्द का अर्थ होता है तो ये लोग कहाँ निवास करते हैं, ये लोग जंगलों में निवास करते हैं, ठीक है, जंगलों में निवास करते हैं। इसके बाद यहाँ पर खंड सा स्टार्ट होता है। तो खंड सा में आप लोगों को यहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन लगा यहाँ पर पूछे जाएंगे, 3-3 नंबर के। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है प्लासी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। तो आप लोग सिर्फ इतना पूछा गया किन के मध्य हुआ था। तो प्लासी का युद्ध हमारा, प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कंपनी की सेना और बंगाल के नवाब की सेना के मध्य हुआ था। मतलब कि ब्रिटिश की सेना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और बंगाल के नवाब के मध्य यहाँ पर प्लासी का युद्ध हुआ था। और आप लोग ध्यान रखेंगे प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, 1757। क्या लिखेंगे, 1757 में हुआ था। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके मध्य हुआ था,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकेंड कह रहा है 19वीं सदी से पूर्व आदिवासी समूहों में प्रचलित आर्थिक गतिविधियां कौन सी थीं। तो यहाँ पर आप लोग आंसर को सुनेंगे। 19वीं सदी तक जो भारत के विभिन्न हिस्सों में आदिवासी लोग कई तरह से गतिविधियां शामिल थी, जिनमें से कुछ यहाँ पर आप लोग लिखेंगे। झूम खेती, क्या लिखेंगे? झूम खेती, झूम की खेती। इसके बाद यानी स्थानांतरित खेती का अभ्यास करते थे और कई क्षेत्रों में आदिवासी समूह जानवरों का शिकार करके और वन उपज इकट्ठा करके कई आदिवासी जानवरों को चराने और पालने का जीवन यापन करते। तो ये काफ़ी ऐसे काम थे, खेती करके, पशुओं को पालकर, पशुओं का शिकार करके और वन उपज को इकट्ठा करके और यहाँ पर पशुओं को पालने अपने जीवन यापन के लिए उसको जीवन यापन करना। तो यहाँ पर ऐसे काफ़ी रीजन है जो कि 19वीं सदी से जो पूर्व आदिवासी थे वो यहाँ पर ये कार्य किया करते थे। पहला कार्य क्या था हमारा? खेती करना, यानी कि झूम की खेती करना। इसके बाद जानवरों का शिकार करना, वन उपज इकट्ठा करना, अपने जानवरों को चराने व पालने का जीवन यापन करना। तो ये बेसिकली जितने मैंने कार्य बताए काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनको आप तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वानों के नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको प्राच्यवादी शिक्षा समर्थक विद्वानों के नाम बताने हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे स्वामी विवेकानंद जी। क्या लिखेंगे? स्वामी विवेकानंद जी। क्या लिखेंगे? स्वामी विवेकानंद जी। इसके बाद आप लोग लिख लेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी। इसके बाद आप लोग लिख लेंगे लाला लाजपत राय। इसके बाद आप लोग लिख लेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहला हमारा हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी। दूसरा हमारा हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी। इसके बाद हमारा हो जाएगा लाला लाजपत राय जी। हमारा चौथा हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये आपके 4 नाम हो गए। यहाँ पर आप 4 नाम लिख सकते हैं, आपको पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि 17वीं शताब्दी के भारतीय सूती वस्त्रों की आपको बतानी है विशेषताएं। तो पहली विशेषता आप लोग यहाँ पर देखेंगे, अपेक्षाकृत वो कम मूल्य के हुआ करते थे। और यहाँ पर दूसरा आप लोग लिखेंगे ये शीघ्र ही सूख जाते थे। इनसे पसीना थर्ड रीजन आप लोग लिखेंगे, इनसे पसीना सूखने की क्षमता अधिक होती थी। तो इनसे सूती के वस्त्र पहनने से पसीना जल्द से जल्द सोख लिया जाता है। तो ये हमारा तीसरा रीजन हो गया। और यहाँ पर इसके बाद आप लोग लिखेंगे हल्के अम्लों व क्षारों से प्रभावित रहने के कारण इन्हें सहज ही अनेक बार साबुन से धोया जा सकता है। मतलब कि इनको हम लोग अपने दैनिक जीवन में कई लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। ये काफ़ी टिकाऊ वस्त्र होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर इनके बेसिकली 4 रीजन लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको बेसिकली 3 ही रीजन लिखने हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 विशेषताएं पूछी हैं, परंतु मैंने आपको यहाँ पर 4 विशेषताएं बता दी हैं। तो यहाँ पर आप कोई यहाँ पर 2 विशेषताएं लिख सकते हैं। आप अपेक्षाकृत यहाँ पर लिख देंगे, अपेक्षाकृत सस्ते होते थे। और दूसरा पॉइंट लिख देंगे जल्दी सूख जाते थे। बस आपको यहाँ पर 2 में काम चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 1857 की क्रांति के क्या कारण थे। मतलब कि 1857 में क्रांति क्यों यहाँ पर हो गई थी। तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रीजन लिखना है। तो आप लिखेंगे 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियाँ थीं, जिससे तंग आकर विद्रोह का ज्वालामुखी फूट गया। तो मेनली कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार की अनोखी नीतियाँ। 1857 क्रांति का प्रमुख कारण था कि ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश सरकार की अनोखी नीतियाँ थीं, जिनसे भारतीय समाज उनसे तंग आकर विद्रोह का रूप ले लिया। तो यहाँ पर ऐसे आंसर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्यों असफल रही। तो यहाँ पर आपको बताना है स्थायी बंदोबस्त
प्रथा क्यों असफल रही? तो पहला आप रीजन सुनेंगे, राजस्व की राशि इतनी अधिक निर्धारित की गई थी, बहुत से जमींदार निर्धारित समय पर चुका नहीं पाए, जिसके कारण उन्हें भूमि के स्वामित्व से वंचित होना पड़ा। इसी कारण यहाँ पर हमारी स्थायी बंदोबस्त प्रथा असफल रही। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्यों महत्वपूर्ण हैं? कोई दो गैर परंपरागत ऊर्जा के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर आप इसका रीजन लिखेंगे, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्यों महत्वपूर्ण हैं। तो गैर परंपरागत स्रोत जो हमारे इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि ये जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कम प्रदूषण उत्पन्न करते हैं और अक्षय है, मतलब कि अधिक मात्रा में हैं। ठीक है, कम प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं और अधिक मात्रा में हमारे पृथ्वी पर मौजूद हैं। ठीक है, ये आपका पहला रीजन हो जाएगा। आप लोग ऐसे लिखेंगे, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हमारे लिए इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि ये कम मात्रा में प्रदूषण उत्पन्न करते हैं और हमारे पृथ्वी पर इनकी मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, पहले लिख देंगे सौर ऊर्जा, फिर लिख देंगे पवन ऊर्जा। इसके बाद आप लिख देंगे पवन ऊर्जा, दो ही पूछेंगे तो आप यहाँ पर दो ही सिर्फ छोड़ देंगे इसके बाद। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कृषि से आप क्या समझते हैं? कृषि से प्राप्त कोई दो उत्पादों के नाम लिखिए। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है मगर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप खुद से करेंगे। सेल्फ काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और आपके लिए काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट भी है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, उद्योगों की अवशिष्टि को प्रभावित करने वाले आपको कारकों का वर्णन करना है। तो पहला आप लिख देंगे जनसंख्या। क्या लिख देंगे? जनसंख्या। और यहाँ के बाद दूसरा लिख देंगे, आप लोग दूसरा लिख देंगे, दूसरा यहाँ पर लिख देंगे, दूसरा लिखेंगे पर्याप्त मजदूरों का ना मिलना, पर्याप्त मजदूरों का ना मिलना। तीसरा लिख देंगे यहाँ पर मजदूरी के दामों का लगातार बढ़ना। तो यहाँ पर ये लगातार उद्योगों की अवशिष्टि को प्रभावित करता है, लगातार मजदूरी बढ़ रही है। तो जो उद्योग को स्टार्ट करना चाहते हैं तो वैसे नहीं कर पाते हैं। मेन कारण जनसंख्या भी है, उसके लिए उद्योगों के लिए जगह नहीं मिल पा रही है क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बाद आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कह रहा है, सरकार द्वारा संचालित कोई दो कृषि योजनाओं के नाम बताने हैं। तो पहला आप लोग योजना लिखेंगे, पहली योजना आप लिखेंगे राष्ट्रीय किसान नीति। क्या लिखेंगे? राष्ट्रीय किसान नीति। किसान नीति कब लागू हुई थी? 2007 में लागू हुई थी। इसके बाद आप लोग लिख देंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय किसान नीति 2007, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ दो योजनाओं के नाम लिखने तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, राजस्थान के बृहद उद्योगों के उदाहरण लिखिए। तो पहला आप लिख सकते हैं टेक्सटाइल यानी कि पत्थर। क्या लिख सकते हैं? पत्थर। आप लोग बताएंगे पत्थरों का शहर किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद आप लिख देंगे ऊनी वस्त्र, वेजिटेबल्स ऑयल और ड्राई फ्रूट्स। इसके लिए हमारे राजस्थान काफ़ी फेमस है, ड्राई फ्रूट्स के लिए फेमस है, वेजिटेबल ऑयल के, ऊनी वस्त्रों के लिए फेमस है और पत्थरों के लिए फेमस है। तो यहाँ पर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि राजस्थान के किस शहर को पत्थरों का शहर कहा जाता है। तो आप लोग उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने इसका आंसर पिछले रियल क्वेश्चन पेपर में बता रखा है। अगर आपने देखा होगा तो आप इसको पटाख से बता देंगे, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, राजस्थान के दुर्गों की सुरक्षा हेतु आप क्या प्रबंध करेंगे? सरकार को यहाँ पर उचित मात्रा में राजस्थान के दुर्गों को क्या देनी चाहिए? सुरक्षा देनी चाहिए। हर साल उसकी सफाई सुथरा करानी चाहिए। ऐसे आप एक आपको लेख लिखना है कम से कम शब्दों में, जो कि मेन पॉइंट आप लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, पश्चिम राजस्थान में जनसंख्या घनत्व पूर्वी राजस्थान की अपेक्षा कम है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो मेन कारण क्या है? पश्चिमी राजस्थान में गर्मी अधिक पड़ती है और पूर्वी राजस्थान में गर्मी हल्की सी कम पड़ती है। इसी कारण यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या अधिक है
और पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या कम है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है धर्मनिरपेक्षता से क्या समझते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर भारत में सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है, इसे ही हम लोग धर्मनिरपेक्षता राज्य कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है। क्या पूछ रहा है, स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या क्या तात्पर्य, मतलब कि स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब कि एक स्वतंत्र न्याय को देना। स्वतंत्र न्यायपालिका से तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर स्वतंत्र न्याय लेने की उम्मीद रहती है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सरकार के किस प्रकार से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है। यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियासती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई ताकि शिक्षा संबंधी सेवाएं हासिल कर सकें, और जो मुमकिन है उनको अपने इलाकों में उपलब्ध नहीं हो कुछ जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की सरकार कानूनों को भी इस्तेमाल करती है। तो यहाँ पर बेसिकली है कि आप लोगों को शिक्षा प्रदान करना। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली कोई दो विशेषताएं बताइए। तो पहला हमारा हो जाएगा छात्रवृत्ति और दूसरा हो जाएगा हमारी सुरक्षा। दो रीजन हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है अलोकप्रिय कानून के संदर्भ में जनता सरकार पर किस प्रकार दबाव बनाती है। तो यहाँ पर आप लोग पता जैसे हमारे इंडिया में कोई भी कानून हमारे फेवर में नहीं होता है तो हम लोग सड़कों पर आकर उसका करते हैं विरोध, ताकि इस कानून को या लोकसभा या राज्यसभा विधानसभा इसको वापस ले ले। तो आप लोग ऐसे इसको कानून को दबाव डालती है जनसंख्या, तो यहाँ पर ऐसे इसको लिख सकते हैं। लोकतंत्र में संसद की भूमिका क्या होती है। तो यहाँ पर संसद भूमिका होती है कोई भी कानून पारित कराने में। सबसे मेन रीजन क्या है, कोई भी नया कानून पारित कराने में लोकतंत्र में संसद की महान भूमिका होती है। इसके बाद यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। तो मैचिंग में यहाँ पर आपको कोटा, डूंगरपुर, सीकर ये आपके सभी राजस्थान के इलाके हैं। तो आपको मैंने पहले ही बोल रखा था कि आपको राजस्थान के सभी सिटी शहर तैयार कर लेने हैं, जो कि आपको मैंने पिछले वीडियो में सभी मैपिंग के क्वेश्चन बताए हैं, उनको आप तैयार कर लीजिए, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 आउवा विद्रोह का वर्णन कीजिए। अथवा में यहाँ पर कह रहा है 1857 की क्रांति असफलता के कारणों पर वर्णन कीजिए। तो पिछले सेट में क्वेश्चन आ रखा है, ये लगभग 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी इसी पेपर में 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वरना बाद में मत कहना कि सर आपने बताया नहीं, वरना मैं याद कर लेता। तो आप लोग इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला। इसके बाद ये 6 नंबर क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे प्रकार से तैयार कर लें। अपराध की जांच पुलिस में भूमिका का वर्णन कीजिए। अथवा में कह रहा है न्याय प्रणाली में निष्पक्ष सुनवाई से क्या समझते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन 101% फंसने के चांस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इस समय ट्रेंडिंग में है। तो इनको आप तैयार कर लीजिए, ये आपके परीक्षा में फंसने के चांस हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का है, तो आपको सभी को पता होगा वेरी इंपॉर्टेंट भी हैं और काफ़ी आसान भी, इनको आप खुद से तैयार कर लेंगे। मृदा संरक्षण के उपाय बताइए, वनों से हमें क्या लाभ है, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो कोई भी बच्चा इसको आसानी से कर लेगा, जो भी स्कूल नहीं गया होगा वो भी कर लेगा। पर आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, आपको पेपर में राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है जन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। अथवा में कह रहा है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी ने क्या भूमिका निभाई थी। तो प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन को अपने कॉपी से तैयार कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तैयार कर लीजिए, अभी आपके पास समय है, तो आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग अपने पेपर में राइटिंग पर विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, और सेकेंड बात ये हो जाएगी कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, पूरा अगर नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ अवश्य लिख देंगे। ठीक है, और तीसरी बात है कि आपको राइटिंग पर अवश्य ध्यान देना होगा। ठीक है, राइटिंग पर अवश्य ध्यान देंगे।
और चौथी बात यह है कि आपको अपने पेपर में कम से कम गलती करनी होगी, ठीक है। और एमसीक्यू आप पूरे पूरे फोड़ के आएंगे, 100% गारंटी है। सभी लोग एमसीक्यू पूरे पूरे सही करके आए, तभी आपके यहाँ पर 80 में 75 नंबर 101% आ जाएंगे, इसमें आपकी कोई दोहराई नहीं होगी। तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद। अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर लें, क्योंकि आपको जो नेक्स्ट पेपर होगा हम आपको रियल क्वेश्चन पेपर अपलोड कर देते हैं।